जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जनाब नए वीलॉग के साथ शाहिद असलम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज तो मैंने वीलॉग इसलिए भी करना था, ये वाला वीलॉग खास करके कि मैंने जो जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर के हवाले से जो स्टोरी की, उस पर जो फीडबैक आप लोगों ने दिया और जितना आप लोगों ने उस पर अप्रिशिएट किया, उस पर मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। लेकिन आज का मौजू जो है वो इंटायरली उस बात से हट गया। अभी थोड़ी देर पहले ही सहाफ़ी असद तूर जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है FIA इस्लामाबाद में। और वो किस वजह से गिरफ्तारी हुई, क्या मुहर्रकात हैं, और उसमें काजी फ़ायद ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका क्या किरदार है सारे मामले में, उस पर आज जो है 1 पॉइंट एजेंडे पे ही बात करनी है। तो आपसे जो है वो असद तूर के हवाले से मालूमात शेयर करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको 2-3 साल पहले माजी में ले जाया जाए। 10 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब मैं साबिक DG FIA बशीर मेमन, जो उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे, उनका इंटरव्यू करने के लिए हाला सिंध गया। और उनके आबाई शहर में जब इधर लाहौर से मैं स्पेशली ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए गया, और 11 अप्रैल को यानी नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं शाम तक वहाँ पहुँचा था, अगले दिन फिर 11 अप्रैल 2021 को मैंने बशीर मेमन साहब का वो मशहूर इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया था, उसमें उस वक्त की हुकूमत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर लोगों का क्या किरदार था, पहली मरतबा उन्होंने वो सारे जो है वो स्क्रीन पे आके इंकशाफात किए थे। वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मैं जब वापस आ गया, वो इंटरव्यू में, क्योंकि उन दिनों में मैं BBC के लिए फ्रीलांस जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा था, उनके लिए एक्सक्लूसिव स्टोरीज कर रहा था BBC उर्दू के लिए, तो ये स्टोरी भी मैंने उन्हीं के लिए की। वो स्टोरी जब मेरी मुतलका लोगों से वहाँ बात हुई, तो स्टोरी पे उन्होंने कहा कि ये 3-4 लोग जिनका दावा किया जा रहा है स्टोरी में कि जी फ़लाँ भी मीटिंग में मौजूद था, फ़लाँ भी मौजूद था, जब ये रेफरेंस दायर करने के हवाले से बात हो रही थी, या काजी फ़ायद ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त सीनियर जज थे, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की और दीगर मुकदमात के तहत कार्रवाई करें या तफ्तीश करें, तहकीकात करें, जो FIA को कहा जा रहा था। तो जो काजी साहब के दावे थे या क्लेम थे 2-3 मीटिंग्स के हवाले से, तो उन्होंने क्या, मुझे BBC वालों ने, मुझे इंतज़ामिया ने यह कहा कि आप इन लोगों से बात कर लें। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर 12 अप्रैल 2021 से जो है मुख्तलिफ लोगों को कॉल करना शुरू की, मैसेज करना शुरू किए। और आपको याद है शहजाद अकबर उस वक्त जो थे वो अकाउंटेबिलिटी के जो सरबराह थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में, और शहजाद अकबर साहब से मेरा ज़िंदगी में मैं एक बार भी नहीं उनको मिला, लेकिन मेरा फ़ोन पे उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन था। वो बड़े काइंड थे इस मामले को लेके कि जब भी मैं उनसे जो है वो उनसे रब्ता या उनसे मौक़िफ़ लेना होता था, वो अवेलेबल होते थे, वो बात करते थे मुझसे और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे देता था। लेकिन जब इस मामले को लेके, काजी साहब वाले रेफरेंस को लेके या बशीर मेमन साहब के इंटरव्यू को लेके मैंने कुछ सवाल उनको भेजे, तो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। किसी फ़ोन का या फ़ोन कॉल का या मैसेज का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने अपने दोस्तों के ज़रिए मुझे फ़ोन करवाना शुरू कर दिए शहजाद अकबर साहब ने, कि शायद असलम को हाथ थोड़ा रखे ज़रा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे जड़ा है ना जज का मामला है, तो मैं माड़ा बंदा हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसे कहना ज़रा हाथ थोड़ा रखे। तो ये इस तरह के तरह के फ़ोन जो है वो मुझे आना शुरू हो गए, जो शहजाद अकबर साहब के कहने पे उनके दोस्तों ने ज़ाहिर मुझे किए, और उनमें ज़ाहिर मेरे अपनी जान पहचान के लोग भी थे, मेरे अपने प्यार वाले लोग भी थे, तो जो शहजाद अकबर साहब के कहने पे मुझसे रब्ता कर रहे थे कि शायद मैं कहना ज़रा हाथ थोड़ा रखे, यदि मेहरबानी। खुद नहीं आए फ़ोन पे, कभी जवाब नहीं दिया उन सवालों का। उसके बाद फिर मैं फ़रोग नसीम से मेरा पहले आराम से बात हो जाती थी, जब मैं द न्यूज़ में भी था, को पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता था तो उनसे बात हो जाती थी। लेकिन इस स्टोरी को लेके ना उन्होंने, ना उनके PRO ने, ना उनके पर्सनल स्टाफ अफसर ने, ना ऑफिस में लॉ मिनिस्ट्री में किसी ने भी, मैंने कुछ 36 बंदे ट्राई किए उनकी मिनिस्ट्री में, उनके दाएं बाएं जो लोग थे PRO से लेके, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उन सवालों का। फिर आज़म खान का मुझे कहा गया कि क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनका भी आप मौक़िफ़ लें। मैंने उनका मौक़िफ़ भी लिया, उनसे बात बहरहाल मेरी हो गई, वो उनका मौक़िफ़ आ गया। फिर मुझे कहा गया, इसके बाद फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनका मौक़िफ़ भी आ गया। फिर इसके बाद जो थे वो FBR के जो उस वक्त चेयरमैन थे, जो इस रेफरेंस के बनाने में
उनका सरकर्दा किरदार रहा, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अशफाक, मोहम्मद अशफाक साहब, उनसे भी मेरी बात होगी, उनका भी मौक़िफ़ आ गया। अब जब ये मौक़िफ़ आ गया, स्टोरी बना के मैंने फाइल कर दी डेस्क पे। वो स्टोरी जो है वो कभी पब्लिश नहीं हुई, और मुझे ये बताया गया कि क्योंकि उस दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच बैठा हुआ है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस बंदयाल, और वो रिव्यू पिटीशन सुन रहे हैं काजी फाइज ईसा की, और रोज़ाना उसकी समाअत हो रही है। काजी साहब रोज़ जाके जनाब आर्गू कर रहे हैं, उनकी बेगम भी जा रही हैं, और रोना पीटना, पूरा जज्बाती माहौल अदालत में ज़ाहिर बना होता था। और यही असद तूर जैसे लोग, हम जैसे लोग, ये बड़े परेशान थे, यार ये क्या हो रहा है, बड़ा जुल्म है, ये क्या मतलब एक जज के साथ ये क्या देखें हो रहा है। उसको नाक से नकीरें निकलवा दी इन्होंने, देखो उसकी बीवी रो रही है, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, देखो काजी साहब जो है एक जज को जो है सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों के सामने, अपने ब्रदर जजों के सामने आके आर्गू करना पड़ रहा है, ये बड़ा जुल्म है ये। तो ज़ाहिर में भी बड़ा इमोशनल था, जज्बाती था, जनाब वाकई बहुत जुल्म हो रहा है ये, क्योंकि काजी साहब ने एक धरने वाला फैसला दिया है उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों के खिलाफ, जनरल फैज़ के खिलाफ। तो जनाब काजी साहब के खिलाफ ये इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत क्योंकि मिली हुई उनके साथ, वो एक ही पेज था, तो जनाब काजी साहब के खिलाफ इसलिए पड़ गए हैं। तो हम क्योंकि डेमोक्रेट हैं, हम क्योंकि इन चीज़ों के खिलाफ हैं इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के हवाले से, तो हम तो जनाब अपोज करेंगे, हम तो अपोज कर रहे थे। तो मैं उस स्टोरी को लेकर थोड़ा जज्बाती भी था कि यार ये स्टोरी जल्दी से जल्द आनी चाहिए, ताकि हम, एक बमशेल था ना वो, कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच बैठा है और वो काजी साहब की रिव्यू पिटीशन सुन रहा है, जबकि मेरी स्टोरी क्या कह रही है कि ये जो सारा और काजी साहब को वो बात को सपोर्ट कर रही है, सेकंड कर रही है कि ये मैलस पे बना है, ये रेफरेंस बदनीति पे बना है मेरे खिलाफ। तो मेरी स्टोरी क्या कह रही है, वो भी उनके उस स्टांस को जो है वो सपोर्ट कर रही है कि जनाब मुझे बुला के DGFI बशीर मेमन कह रहे हैं, जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया, कि मुझे बुला के इमरान खान ने कहा कि काजी ईसा के खिलाफ जो है वो तहकीकात करें मनी लॉन्ड्रिंग की। तो उस पर शहजाद अकबर ने भी अपना इनपुट दिया, फ़रोग नसीम ने भी कहा नहीं कर सकते हैं आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। मोहम्मद इशफाक जो FBR के उस वक्त मेंबर थे, उन्होंने भी कहा कि आप करें, हम भी आप असिस्ट करते हैं। तो ये सारे दावे जो इंकशाफात थे, ये मेमन साहब ने मेरे इंटरव्यू में पहली दफ़ा किया आगे, तो वो सारे यानी सपोर्ट कर रहे थे उस आर्गूमेंट को, उस प्रोसीडिंग को जो काजी साहब के हक में जाहिर है, या जो काजी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था बुनियादी तौर पे। और अगर ये इंटरव्यू उन दिनों में आ जाता तो यकीनन एक बॉम्बशेल था, एक बहुत बड़ा धमाका था, और जिससे हो सकता है काजी साहब को रिलीफ मिलता। लेकिन वो इंटरव्यू नहीं छपा, BBC ने वो स्टोरी नहीं चलाई। उन्होंने कहा उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आज भी समझता हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर ठीक ही होगा। BBC का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाईजान ये जो स्टोरी है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, इस केस को सुन रहा है। अगर हम ये स्टोरी कर देते हैं तो लीगल रिपरकशन हमारे लिए भी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी है, वो ये कह सकती है कि आपने इन्फ्रिंज किया है, आपने असरअंदाज होने की कोशिश की है इस केस पे, स्टोरी को करके। तो हमें अपनी लीगल टीम से बात करनी पड़ेगी, उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा। अगर गो हेड मिला तब जाके स्टोरी हम कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस आ रहा है, इसमें 10-15 दिन लग गए, गो हेड नहीं मिला। 26 अप्रैल को 2021 को काजी साहब के हक में फैसला आ गया, काजी साहब रिस्टोर हो गए। और ये फिर इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पे जो है वो 27 अप्रैल 2021 को डाल दिया। उस पर फिर बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि देखें जी फैसला आने के एक दिन बाद ही इंटरव्यू, ये भी कोई बहुत बड़ी जो है ना वो कुछ साजिश है जनाब, कि एक दिन पहले फैसला आया, अगले दिन इतने बड़े इंकशाफात कर रहे हैं जो है बशीर मेमन साहब के, इनके खिलाफ जो है वो कौन साजिश कर रहा था ताकि मौजूदा हुकूमत पर और प्रेशर बढ़े। हालांकि उनको ये बैकग्राउंड ज़ाहिर नहीं पता था, बहुत सी चीज़ें मैं भी ज़ाहिर पहली दफ़ा ये बता रहा हूँ। तो बात यह है काजी साहब कि जब आप मुश्किल में थे, हम जैसे लोगों ने, असद तूर जैसे लोगों ने आपकी सपोर्ट के लिए जो है वो देखे क्या कुछ नहीं किया। हम क्योंकि ये समझ रहे थे कि आप तो अपने जो है वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो भी इसमें मिलिट्री के ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट धरना करवाने में या उसको स्पॉन्सर करने में या सपोर्ट करने में, उन सब के खिलाफ जो है वो आर्मी चीफ कार्रवाई करे। यही आपने लिखा था ना अपने फैसले में। तो हम समझ रहे थे ज़ाहिर उस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है। और हमें जर्नलिस्ट ज़ाहिर है वो तो हमेशा विक्टिम के साथ होता है। ये कैसे हो सकता है कि जर्नलिस्ट जो है वो जालिम के साथ हो? जर्नलिस्ट तो हमेशा मजलूम के साथ होता है, विक्टिम के साथ होता है। मैं समझता हूँ यही उसका प्रिंसिपल स्टांस होता है और होना भी चाहिए कि हम
जुल्म करने वाले के साथ कभी भी नहीं हो सकते। तो जब हमारा ये स्टांस और मौकफ उस वक्त इस बुनियाद पे था कि काजी साहब आपके खिलाफ जुल्म हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ ज्यादती कर रही है आपके फैसलों की वजह से, और अल्लाह की करनी देखें वही काजी साहब हैं, वही असद तूर है, वही शाहिद असलम है। जेल यात्रा होगी, जाहिर है मेरी तो जाहिर है काजी साहब की वजह से नहीं हुई, लेकिन जेल भी भुगत ली, अडयाला भी देख लिया, असद तूर पीटीआई के दौर में भी मार खा ली, पर्चे भुगता लिए, अब काजी साहब खुद चीफ जस्टिस हैं। उसकी तौहीन के चक्कर में जनाब एफआईए ने पकड़ के अंदर बंद कर दिया कि जनाब काजी साहब की बड़ी तौहीन करता है। असद तूर जो है ना वो काजी साहब बहुत क्रिटिसिज्म करता है उनके फैसलों को लेकर। वो भाई आप फैसले जब आप करते हैं तो फिर तनकीद तो होनी है आप पे, क्यों तनकीद आप पे नहीं होनी? आपने जो तमाशा और ड्रामा ये लाइव ट्रांसमिशन के चक्कर में पूरी दुनिया हंसती है आप पे, आपको पता है इस बात का, और लोगों को पता चल रहा है कि कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग कैसे होती है, क्या इंटेलेक्ट है वहां के जजों का। आप तो किसी को बात भी नहीं करने देते, किसी वकील को वहां पे जो आर्गू करने आ रहा होता है, जो अपना केस प्लीड कर रहा होता है, उससे ज्यादा आप बोल रहे होते हैं। तो ये दुनिया का मैं समझता हूं पहला अजीबोगरीब निजाम है अदालत का कि जहां पे वकील ने कम बोलना है और जज साहब खुद से ज्यादा बोल रहे हैं। तो अगर आपने ही सारा कुछ बोलना है तो फिर आप फैसला उसी वक्त दे दें, बस जान छोड़ें। वो क्या फैसला, उनको जरूरत है आपको थोड़ा बहुत भी सुनने की दूसरी मुखालिफ पार्टियों को जो आप आर्गू करने आ रही हैं, अपना केस प्लीड करने आपके पास आ रहे हैं। अगर आपने पहले ही ज़हन बनाया हुआ है तो क्या जरूरत है वो थोड़ा बहुत भी सुनने की उनको। ये पहली दफा हुआ है। मैं बंदयाल साहब की कोर्ट में जाता रहा हूं इस्लामाबाद में, वो उनकी प्रोसीडिंग देखने के लिए। इस तरह का तमाशा मैंने नहीं देखा एक मरतबा, और उन पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ, बंदयाल साहब पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ, और वो क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल जायज था। क्यों? वो उस वक्त पीटीआई के दिलदादा बने हुए थे, उनकी पीटीआई की मोहब्बत उन पे बहुत सवार थी, इमरान खान की मोहब्बत में वो डूबे हुए थे बंदयाल साहब। उन्होंने वो फैसले किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रीराइट करके रख दिया, ऐसे ऐसे फैसले कर गए जिसमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती 75 साल में पाकिस्तान। वो फैसले कर गए बंदयाल साहब और उनका ग्रुप, और जायज उन पर तनकीद हुई। इमरान डू जज लोग कहते रहे उनको, हैशटैग चलते रहे इमरान डू जज, फिर इमरान दार जज, ये सारे हैशटैग चलते रहे। किसी एफआईए को शर्म नहीं आई, किसी एफआईए को हरकत में आना नसीब नहीं हुआ। अब अगर काजी साहब के फैसलों पर तनकीद होगी तो जनाब ये तो बड़ा जुल्म है भाई। काजी साहब जब गलत फैसले करेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म भी होगा, कोई अच्छा फैसला करेगा तो जाहिर है उसको, अब ये तो लोगों पे है ना किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं उस फैसले की। जो फैसला आपने दिया पीटीआई से इंतखाबी निशान लेने का, जो तमाशा आपने एक दो दिन लगा के रखा, पूरा पूरा दिन प्रोसीडिंग जैसे ये ट्रायल कोर्ट चल रहा है, वो तारीख हमेशा याद रखेगी। लोग भूल गए जस्टिस मुनीर को, जिस तरीके से प्रोसीडिंग आप कर रहे हैं। ऊपर से आप बड़े पार साहब ही हैं, आप आराम से जनाब चुपके से, एक तो आप टीवी भी नहीं देखते, लेकिन जब आपके खिलाफ कमिश्नर रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप अचानक से जनाब आ दबकते हैं साफियों में, ओह मैं तो इधर टहल रहा था, जरा मैं तो ये म्यूजियम देख रहा था, मैं तो ये कंस्ट्रक्शन देखने आया था, तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं? अचानक आप मौकफ देने भी आ जाते हैं कि नहीं कौन कमिश्नर, मैंने देखा क्या कहा उसने। ये ड्रामेबाजियां सारी आप कर रहे हैं जब से आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और चीफ जस्टिस बनने के बाद तो आपने हद ही कर दी है। और ये कोई जेब देते हैं चीफ जस्टिस को, जिस तरह के ड्रामे आप कर रहे हैं उस सीट पे बैठ के। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हो रहा है जो तमाशा आपने वहां लगाया हुआ है। लेकिन ये अच्छा है, ये तमाशा बड़ा अच्छा है, जो लाइव प्रोसीडिंग आप दिखाते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। आप पूछ रहे जाके किसी दूर दराज देहातों में भी लोग आपकी बातें कर रहे हैं, आपके कंडक्ट को जज कर रहे हैं लोग, जो तमाशा आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं आप। भाई आपका काम है, आप बीइंग जज, आपका काम है दोनों पार्टियों का मौकफ सुने, लॉ पॉइंट को समझने की कोशिश करें और उस पर अपनी वर्डिक्ट दे दें जो आपकी समझ में आता है आपको। आप तो बोलने नहीं देते किसी वहां वकील को अदालत में, ये आपका डेकोरम है कोर्ट का। कई वकील तो जाना पसंद नहीं करते आपकी कोर्ट में कि आप किसी को बात नहीं करने देते। आपको अपनी इज्जत की बड़ी परवाह है, लेकिन सामने जो आगे खड़ा है साहिल, उसकी इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये इंतहाई बायस शर्म है, बायस शर्मिंदगी की बात है कि काजी फायज ईसा जैसा बंदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है। और ये हमारे लिए भी सोचने का काम है कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं जमहूरियत के नाम पे, इंसानी हमदर्दी के नाम पे,
इंसानी हकूक के नाम पे। असद अली तूर सिर्फ इसलिए आपने बंद करवाया है कि वो आपके फैसलों पर तनकीद करता है। आप उसके अंदाजे बयान से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके जो दावे हैं, जो फैक्ट्स हैं या क्लेम हैं, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसके नुक्ते नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप FIA के जरिए उसको पकड़वाएं। आप पहले भी 5-7 घंटे 8 घंटे अंदर बंद रखा है FIA के ऑफिस में, सवाल जवाब चलते रहे। अब आपने 5-6 घंटे बंद रख के उसके बाद बता दिया कि जनाब उसको हमने फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया है, और बाकायदा GITs बनी है इस पे कि जनाब तौहीने काजी साहब हो गई है। और वो जब सहाफियों ने आपकी अदालत में उसको चैलेंज भी किया तो आपने नोटिस नहीं सस्पेंड किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सहाफियों को तो कोड़े भी पड़ते रहते हैं। तो आप जब सहाफियों को कोड़े पड़ते रहे हैं जनरल जिया के दौर में, तो आप भी कुछ मुश्किलात झेल लेते। फिर आप तो उस वक्त यूट्यूबरों को भी इंटरव्यू देने के लिए निकले हुए थे। आप इधर से लेटर लिखते थे तो लेटर साथ ही जो है वो सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे आ जाता था। तो वो कौन करता था? ये आपकी जो मीडिया स्ट्रेटजी कौन डील कर रहा था? बीइंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप एक लेटर लिखते हैं, मुझे बता दें कि कैसे वो लीक हो जाता था प्रेसिडेंसी में, जो आप भेजते थे या जो प्राइम मिनिस्टर को आप लिखते थे, वो कैसे लीक हो जाता था लेटर? तो ये ड्रामे सारे आप करते रहे हैं अपनों। जब आप मुश्किल में थे, खुद को बचाने के लिए आपने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, आपने साफियों को इस्तेमाल किया, आपने लोगों को, कौन लीक करता था लेटर? आपके करीबी लोग ही को करते होंगे ना। आपने इंटरव्यूज दिए यूट्यूब पे आके लोगों को, आपने उसके बाद जब आप रिस्टोर हुए इमेज बिल्डिंग के लिए आपने इंटरव्यूज दिए। हर तरह के ड्रामे आप करते रहे जब आप पे मुश्किल टाइम था। लेकिन अब जब खड़े होना का वक्त है कि जो इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं, जो इलेक्शन में फ्रॉड और डाके जो हैं पड़े हैं, अब आपकी आंखें बंद। आप कहते मैं तो टीवी नहीं देखता, मैं तो टीवी नहीं देखता, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। इमरान रियाज के मामले पे किसी ने पॉइंट आउट किया कि उसको उठाया गया जी, वो 4-5 महीने बाद आए हैं, वो बोल नहीं पा रहे। तो आपने कहा कौन इमरान रियाज? अगर किसी को मसला है तो अदालत में आ जाए। यानी ये सिर्फ इमरान रियाज का मामला नहीं है। कितने मिसिंग पर्सन है, क्या किया आपने आज तक उस पर? आप तो खुद बलूचिस्तान से हैं। कितने सहाफियों के हवाले से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, किस पे आपने? आप तो बल्कि पार्टी हैं, आपके तो आपके वजह से सहाफी सारे जेर अताब है। जो भी एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करता है, आपने तो बल्कि लाइसेंस दे दिया है खुफिया अदारों को कि जिसको मर्जी पकड़े आप। लोगों के घर तोड़े गए, लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया, नाहक जेलों में बंद किया गया। क्या किया आपने या आपकी अदालतों ने? क्या रिलीफ दिया किसी को? कोई नोटिस आपने लिया? इलेक्शन पे दिन दिहाड़े इतना बड़ा डाका जो है वो डाला गया है, लेकिन आप तो जाहिर आपने तो मुआवनत की है काजी साहब। तो इसलिए मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई जो कुछ आपने किया है, ये असद तूर की गिरफ्तारी, कोई हैरानगी की बात नहीं है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है जो हालिया चंद सालों में आपने किया है कि यही कुछ होना था। आप इस्टेब्लिशमेंट का टूल हैं, आप स्टूज की तरह काम कर रहे हैं आप उनके इस्टेब्लिशमेंट के। और ये बायसे शर्म है आप जैसे लोग इतने आला ओहदों पे जो है वो बैठे हुए हैं, और आप बड़े ओहदों पे बैठे हुए छोटे लोग हैं बुनियादी तौर पे। और इस गिरफ्तारी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।